एकांतवास पूरा करने के बाद मैदान में उतरेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बेहतर प्रदर्शन का दबाव, मुख्य सचिव का तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश। हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक देंगे अपना श्रमदान। पुलिस अधिकारी स्वयंसेवियों को देंगे प्रशिक्षण। संघ प्रचारक नरेश विकल ने दी जानकारी। सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सोनिया गांधी समेत 30 स्टार प्रचारक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और राज्य में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार। देहरादून में बना एक और कंटेनमेंट जोन। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एकांतवास पूरा करने के बाद मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उसके लिए पहले ही सभी आला अधिकारियों को जरूरी तैयारियां मुकम्मल करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री जिलों के दौरों पर निकलेंगे और इस दौरान उनकी विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री की योजना पूरे प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरे करने की थी, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। माना यह जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके एकांतवास की अवधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद सीएम जरूरी एहतियातन के साथ फील्ड में नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के जिला स्तरीय दौरों को लेकर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस सूची में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत 30 नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा गया है। वहीं उपचुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और नेता इंदिरा हृदयेश पूरी तरीके से तैयार हैं और जो पूरा दारोमदार प्रचार का है इन्हीं पर लगाया गया है। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में हैं। किशोर उपाध्याय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उत्तराखंड से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। जी नमस्कार काजल जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आज 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, पहले आपका रिएक्शन? नहीं, ये एक जब चुनाव होते हैं तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है, कौन लोग जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में एक नियम बना हुआ है और पार्टी ये देखती है कि किसकी उपयोगिता वहाँ पर हो सकती है। उस हिसाब से जो है वो स्टार प्रचारक या वहाँ चुनाव में काम करने वालों के नाम तय करती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उसमें उन्होंने मुझे भी स्थान दिया है और उसमें सब अच्छे लोग हैं जिनको वहाँ पर जिनका प्रभाव है, जो कांग्रेस को चुनाव जितवाने में वहाँ पर जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये हर पार्टी जो है, हर पार्टी को मौका मिलता है। पहले 40 का था, अब 30 जो है, अब 30 तक उन्होंने संख्या सीमित कर दी। 30 स्टार प्रचारक बहुत होते हैं। सल्ट का उपचुनाव है, इसके प्रचार के लिए क्या इसको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की तैयारी है? देखिए काजल जी, मेरा जो अनुभव है, मैं लगभग छोटे मोटे तरीके से तो मैं 72 के चुनाव की प्रक्रिया देख रहा हूँ, लेकिन 77 के बाद से और विशेषकर 80 के बाद से, और मैंने प्रधानमंत्री जी के चुनाव में भी भूमिका निभाई 84 में। ये कुछ पता नहीं होता है, हम किसी को फाइनल या सेमीफाइनल नहीं कह सकते।
राजनीति में कब क्या परिस्थितियां बदल जाएं, ये अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अगले साल इस वक्त यहाँ नई सरकार बन जाएगी जी। तो कल क्या परिस्थितियां जो है वो टर्न लेती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, और वो भी 4 दिन पहले जब उनके 4 साल पूरे हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट है और उनको अगली बार मौका नहीं मिलने वाला है। इस चुनाव से निश्चित रूप से अगर कांग्रेस चुनाव इसको जीतेगी तो जो हमारा कार्यकर्ता इस समय बहुत ऊर्जावान है उसको और ऊर्जा मिलेगी और अच्छे तरीके से वो 22 के लिए तैयारी करेगा, मेरा मानना ये है। किशोर उपाध्याय जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आप खुद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब से पहले संभाल चुके हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि अब से पहले हरीश रावत का बयान सामने आया था, उन्होंने खुद कहा था कि एक चेहरा होना चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री का चेहरा अगर होगा तो कांग्रेस पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। बीजेपी को फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास है। कांग्रेस को फायदा इसलिए शायद मिल सकता है अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो। ये हरीश रावत का बयान था। देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय अस्वस्थ भी हैं। मैं मां भगवती से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी करता हूं। उन्होंने यहाँ कांग्रेस को 2000 में हमारा एक विधानसभा सदस्य नहीं था, चुनाव हुआ, हम सब लोगों ने उसमें किशोर उपाध्याय की भूमिका रही है और हमने 2002 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब ये तय करना, पहले कांग्रेस में ये परिपाटी नहीं रही है कि आप पहले से चेहरा घोषित कर दीजिए, क्योंकि हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा है, वो सबसे ज्यादा अनुभवशील राजनीतिज्ञ हैं राज्य में, तो कुछ न कुछ जो है उसके पीछे कोई बात होगी, तथ्य होंगे, विश्लेषण होगा और पार्टी उस पर विचार करेगी। जैसी पार्टी का विचारोपरांत जो भी फैसला होगा वो सबको मानना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है जिसमें के हालात हैं 22 में यहाँ सत्ता परिवर्तन होना जो है वो मुझे अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 22 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं वो तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी देहरादून के एक और क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। राजधानी देहरादून के लक्ष्मण चौक, सरस्वती, सोनी मार्ग क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और उसके साथ ही ऋषिकेश और मसूरी में एक कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, जिसमें लक्ष्मण चौक, सरस्वती, सोनी मार्ग क्षेत्र, नेहरू कॉलोनी, ए ब्लॉक, उसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि अगले आदेश तक इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। यहां सभी स्थानीय लोग अपने घरों में रहेंगे। इस दौरान क्षेत्र के अंतर्गत सभी रास्तों पर पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही क्षेत्र की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। परिवार के एकमात्र सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री, राशन, सब्जी और फूल खरीदने की व्यवस्था की गई है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कन्याकुमारी से 7000 किलोमीटर का सफर तय करके रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस
कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थल देवालयों और तीनों कुंभ स्थानों से होकर कुंभ संदेश यात्रा बुधवार को अपने अंतिम पड़ाव में रुड़की पहुंची। कन्याकुमारी से हरिद्वार तक 40 दिनों में 7000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये कुंभ संदेश यात्रा रथ और गाड़ियों से चलते हुए 24 मार्च को दिल्ली पहुंची थी। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत समेत पूरी दुनिया को परिचित करना है। साथ ही सदियों से चली आ रही कुंभ परंपरा को दुनिया के सामने लाकर भारत का गौरव बढ़ाना है। पहला हमारा संदेश ये है, कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना, शाही स्नान करना, डिप करना, पूरा अपना पाप चलेगा, फिर निकालना, गाँव जाना, यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है नॉलेज का। जिस नॉलेज हमारे पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो मेधावी लोग आते हैं, लोग बैठ के चर्चा करता है, अपना परंपरा क्या है, कैसा रहना है, आगे कैसा चलना है, आगे चेंजेस क्या होने का है। बायोलॉजिकल वो पूरा उधर चर्चा होता है। वो चर्चा कोई सुन रहे नहीं, ये चर्चा है, इसका पीछे ये बहुत है बोल के लोगों को और अपना दक्षिण भारत में सबको अवेयरनेस होना बोल के ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है, ये परिवार बिगड़ रहा है। संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है, ग्रामीण विकास का भी एक हमारा विचार है। और अपना आहार पद्धति जो है बिगड़ रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए, वो भी हमारा विचार है। और एक मुद्दा हमारा सरकार से हम पूछ रहे हैं, अभी 75 साल का अपना आज़ादी हो रहा है, 75 साल के बाद भी हम इंग्लिश का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड का कैलेंडर है तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कैलेंडर अपने को इस्तेमाल होना चाहिए। अपना कैलेंडर अपना ऑफिशियली डिक्लेयर होना है, अपन अपना कैलेंडर यूज़ करना है। हरिद्वार में बैरागी संतों ने मेला प्रशासन से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। बहन सांवरिया बाबा ने कहा कि जमीन आवंटित करने के बाद मेला प्रशासन ने संतों को अधर में लटका दिया है। जमीन आवंटन के बाद किसी तरह की सुविधा संतों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे संतों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेला प्रशासन बैरागी संतों को भूमि आवंटित करके सुविधाओं के नाम पर बरगला रहा है। शौचालय, सड़क, बिजली, पानी समेत कई सुविधा अब तक संतों को नहीं मिल पाई हैं। मेला प्रशासन के अधिकारियों से बार बार अनुरोध करने पर भी वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं। मांग रखी है जो जायज़ है, जमीन की कुछ खालसा बाकी उनकी मांग रखी है, अखाड़ों की व्यवस्थाओं की मांग रखी है, और जो खालसा लग चुके हैं उनमें जो मूल सुविधा है, लैट्रिन, बाथरूम, सड़क और लाइब्रेरी वगैरह, वो सब समस्याएं जो हमने IG साहब के सामने अर्जी की है, और IG साहब ने बड़े हृदय से, स्वभाव से उनको स्वीकार किया और समाधान करने के लिए मैंने आश्वासन दिया है। मैं आशा है कि बड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा। कि हमारा समिति में है, उसके बाद हम सक्रिय हो जाएगी, तब तक हो सकता है कि पूर्ण हो जाए। और फिर IG हमारे सामने सुन रहे हैं, करके आश्वासन दे रहे हैं, और कहा है कि मेरा अधिकारी जो है मीटिंग होगी और महाराज, अखाड़े के संतों के लिए सुरक्षा की आवश्यक जो संत हैं, दाराचार्य है या हमारे आचार्य लोग हैं, और जो गणमान्य व्यक्ति है तथा पदाधिकारी हैं, उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। उनके घर किया कि आप अपनी लेटर पर लिख लीजिए। अब आप आजी महोदय तो हमारे बीच में ही रहते हैं, और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि जो आने वाले हमारे देश भर से जगतगुरु और द्वाराचार्य श्रीमान, उनकी सुरक्षा के संबंध में और अखाड़ा के संबंध में बातचीत किया, और इस कुंभ को एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते उत्तराखंड सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की चिंता इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। इसके चलते सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि से कुंभ के आधिकारिक रूप से शुरू होने के साथ कोविड SOP लागू होने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान राज्य सीमा और मेला क्षेत्र के श्रद्धालुओं की रैंडम कोविड जांच होगी। गुरुवार से श्रद्धालु बिना कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के जिले की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको ये भी बता दें कि बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि से कुंभ नगरी में आने वाले पंजीकरण और 72 घंटे तक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो जाएगी। पंजीकरण और कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। कुंभ नगरी हरिद्वार को भूमिगत विद्युतीकरण से जोड़ने की केंद्र सरकार की विद्युत परियोजना का लोकार्पण हरिद्वार में हो गया है। भूमिगत विद्युत परियोजना का 33 kV विद्युत उप संस्थान भूपतवाला से पहला हाई टेंशन सर्वानंद घाट तक पूरी तरीके से परीक्षण सफल रहा। ऊर्जा सचिव और कार्यदायी कंपनी विद्या टेलीलिंक्स के अधिकारियों समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, RK सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री समेत कई लोग वहां पर वर्चुअल तरीके से जुड़े। का लोकार्पण हुआ, इसके लिए मैं भारत सरकार के मंत्री जी सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद यह कि उन्होंने कहा जो बचा हुआ शेष काम है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम उसको भी देंगे। तो इस प्रकार से हरिद्वार क्षेत्र में अब जो बचा हुआ काम है उसकी भी जल्दी से जल्दी DPR जाकर वो स्वीकृति हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार देश का ऐसा शहर होगा जो शायद बनारस के बाद 100% अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो लगभग टेंडर इत्यादि में 300 करोड़ में पूरा काम हुआ है। और कठिनाई इसलिए थी कि जगह जगह खोदना फिर उसको आगे बढ़ाना एक कठिनाई थी, लेकिन इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, अधिकारियों का बहुत ही काम अच्छा हुआ और इस प्रकार से एक बड़ा काम कंप्लीट हुआ। देखिए, कार्य बहुत कठिन था क्योंकि जब भी अंडरग्राउंडिंग करी जाती है तो लोगों को बहुत असुविधा होती है। पानी की, बिजली की लाइनें खराब होती हैं और यूटिलिटीज़ नीचे मैप्ड नहीं होती हैं, तो बहुत चैलेंजिंग था UPCL के लिए। लेकिन सभी हरिद्वार के जितने सम्मानित लोग थे उन्होंने बड़ा सहयोग करा, क्योंकि बीच में बहुत तकलीफ आई इस कार्यक्रम को करने में। बट आज बनारस के बाद आपका शहर है हरिद्वार जो भूमिगत हो गया है और इसके लिए आप सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
इससे शहर का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, AT&C लॉसेस, विद्युत आपूर्ति सभी बेहतर होगी। अरे अप्रूव्ड था, देखिए शहर बड़ा था तो जरा हमारा आधा जितना शहरी क्षेत्र था वो तो हमने कर दिया है। आज माननीय RK सिंह जी से दोबारा निवेदन करा गया है कि वो हमें और भी स्वीकृति दें, जिसमें जो हरिद्वार का क्षेत्र बचा है उसको भी हम अंडरग्राउंड केबलिंग से कवर कर सकें। तो वो DPR बना के हम लोग केंद्र सरकार प्रेषित करेंगे और जैसे ही उसका अप्रूवल प्राप्त होएगा हम लोग बाकी पूरे क्षेत्र को भी कवर करेंगे। AT&C लॉसेज में 5 से 7% का लाभ होता है। तो जितनी योजना की लागत होती है वो जो लॉसेज में हम सेविंग करते हैं वो 5 साल में हम कवर कर सकते हैं। बनारस का भी उदाहरण हमारे सामने है जहां हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा था ऊर्जा मंत्रालय से, तो वो हमारा कॉस्ट कवर हो जाती है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और पावर सप्लाई बेहतर होती है। जो तार टूटते हैं या आंधी तूफान आता है तो जो आपकी 24/7 पावर सप्लाई। उत्तराखंड में विकासनगर के ग्राम मंझोनिनी नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन लगातार चल रहा है। ग्रामीण लगातार अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं। वहीं बुधवार को नीनी नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन करते हुए नजर आने पर मौके पर जाकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद खनन माफियाओं को खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध सामग्री को वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी शिकायत पहले भी कई बार तहसील में दी जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नदी है इस क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें 12 महीने पानी चलता था, लेकिन लोगों द्वारा इसमें से खनन बजरी पत्थर निकाल के जो है इसका पानी का स्रोत जो है लेवल नीचे चला गया है। आने वाले समय में यहाँ क्या हालत होने वाली है पानी के लिए, ये पानी पहले भी यहाँ पे पानी की किल्लत रहती थी और अब जो है जिस प्रकार से खनन हो रहा है नदी में, ये पानी जो है आने वाले समय में यहाँ नज़र नहीं आएगा। गाँव वाले इसका पुरजोर विरोध करते हैं और वन विभाग को भी इसके लिए, माननीय प्रभागीय वन अधिकारी को इसके लिए सूचित किया जा चुका है सर। उसके लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई किसी किस्म की नहीं हो पाती। कुंभ मेले में ड्यूटी के दौरान मृत मिले कांस्टेबल गणेश नाथ का पार्थिव शरीर मंगलवार को बागेश्वर स्थित उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर को ताबूत की जगह बिस्तर में बंद किया गया था, जिसकी वजह से मृतक की पत्नी, बच्चे और अन्य परिजन अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। वहीं लोगों ने पार्थिव देह को बिस्तर बंद में लाए जाने पर उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। और आपको ये भी बता दें कि विकासखंड के रामपुर गांव निवासी कांस्टेबल गणेश नाथ नैनीताल जिले में तैनात थे। कुंभ के चलते 13 मार्च से उनकी ड्यूटी हरिद्वार कुंभ में लगाई गई थी। शव के सड़ी गली अवस्था में होने की वजह से पत्नी और बच्चे अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। इससे ग्रामीणों का पारा चढ़ गया और उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता उत्तराखंड में संघ नरेश कुमार विकल ने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक यातायात की व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। 7 से 15 अप्रैल तक इस शिविर में पूरे प्रदेश की स्वयंसेवी भाग लेंगे। इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवी जो कि यातायात व्यवस्था में नहीं होंगे वो भी खान पान की व्यवस्था संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले पुलिस अधिकारियों सभी स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण देंगे, जिसके बाद कुंभ में पुलिस के बनाए गए 16 सेक्टरों और 16 प्रमुख बनाए गए हैं केंद्र वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही 46 पॉइंट पर 10 स्वयंसेवक हर समय मौजूद रहेंगे। दिन और रात की 2 शिफ्टें होंगी, जिसमें 700 स्वयंसेवी ऐसे हैं जो कि 24 घंटे व्यवस्था में मौजूद रहेंगे। वहीं 800 स्वयंसेवियों में कुछ दिन के 12 घंटे और कुछ रात के 12 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। कुंभ 2021 में ये सौभाग्य की बात है कि अपने इस क्षेत्र के अंदर और एक बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और सहयोग मांगा है कि वो प्रशासन का सहयोग करें। स्वयंसेवक हमने भी पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड प्रदेश से स्वयंसेवक बुलाए हैं। 1500 स्वयंसेवक गणवेश में और कुंभ मेला प्रशासन के साथ में उनका जो यातायात व्यवस्था है उनके साथ खड़े होकर के यातायात के डाइवर्जन में, पार्किंग में, जहाँ पर श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाना, उनको रास्ता दिखाने में किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना हो, इसमें और हम श्रद्धालुओं को सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे प्रशासन की नीति है उस नीति में हम एक सहयोगी भूमिका में प्रत्येक स्वयंसेवक निभाएगा, उस नीति का पालन करेगा। संघ के स्वयंसेवक गणवेश में रहेंगे, पूरे नियमों का पालन करेंगे। सबका जो है और रैपिड टेस्ट होगा, सब लोग गणवेश में होंगे, उनको एक कैप में रहेंगे, जो एसपीओ का कार्ड उनका बनेगा, एसपीओ कार्ड में रहेंगे, संघ की उनकी प्रवेशिका बनाएगा
इस सारी चीज़ को हम लेकर के इस कुंभ में 1500 समस्याओं को लगाने वाले हैं। बेस कैंप कहाँ लगाई जाएगी? बेस कैंप हमारे समस्याओं की दृष्टि से एक जो केंद्रीय कार्यालय है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 हरिद्वार में है, BHL सेक्टर 2 में। दूसरा हमारा जो है मायापुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार में है, और तीसरा ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुड़की में है। जो हमारा हरिद्वार के हैं वहाँ तो 700 कार्यकर्ता रुकेंगे दोनों में मिला करके। यहाँ पर आवागमन चलता रहेगा, यहाँ 50-60 कार्यकर्ता स्थायी रूप से रहेंगे। देखेंगे तो जहाँ हमारी आवास व्यवस्था है, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्यालय। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।